नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे होता है आपका सरोकार। आज बात इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर उस नागरिक की ड्यूटी होती है जिसके पास आमदनी है या आय का जरिया है। हालांकि सरकार ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो ये गलती महंगी भी पड़ती है, खासकर अब जबकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। भरने में जरा सी चूक से भी आप इनकम टैक्स विभाग की जांच के दायरे में आ सकते हैं। कैलकुलेशन में जरा सी गलती से आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो इनकम टैक्स भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आज की अर्थनीति में हम इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी इन्हीं बारीकियों पर चर्चा करेंगे। कैसे फाइल करें टैक्स रिटर्न, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। वेद कुमार जैन साहब, जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स में अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ ही में हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब। स्वागत है आप दोनों का। वेद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म सही है, तो फॉर्म्स अगर आप हमें डिस्क्राइब कर दें, कौन कौन से फॉर्म्स हैं? देखिए, इस समय क्योंकि जुलाई का महीना है और टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरने का वो है, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि मुझे रिटर्न भरनी है और मेरे क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो मैं उसको बता दें कि भाई क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं टैक्स पेयर के। एक तरह से मैं मान के चलूँ, ये फेस्टिवल है अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का कि भाई पिछले साल में मैंने क्या कमाया, क्या मेरी इनकम आई, वो मेरे सारे पैसे बैंक में पहुँचे नहीं पहुँचे। तो आपको एक अपनी कैलकुलेट कंप्यूटेशन करनी है। तो उसके लिए आप अगर करते हैं तो फिर इनकम टैक्स में कानून कहता है कि अगर आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो आपको एक रिटर्न भरनी है, और वो रिटर्न आपको भरनी है 31 जुलाई तक, जो इस वर्ष अब बढ़ा के 1 महीना 31 अगस्त तक का टाइम पीरियड कर दिया गया। और उसके लिए बहुत सारे फॉर्म, अलग अलग तरह के फॉर्म हैं। तो सरकार का कहना है कि बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो सिंपल हैं, जिनको सरकार बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेना चाहती है और सिंपल लगते हैं। तो उनके लिए ITR नंबर, जैसे पहले सरल कहते थे, सहज कहते थे, ITR नंबर 1 फॉर्म बनाया उनके लिए कि भाई जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से नीचे है, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं है, किसी अनलिस्टेड कंपनी के उनके पास शेयर नहीं है, रेजिडेंट है, और उनकी इनकम सैलरी से आती है या इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से आती है, या छोटी मोटी इंटरेस्ट की इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो उनके लिए एक ITR फॉर्म नंबर 1 बनाया है कि ये इस कैटेगरी के लोग आते हैं। एक अगर आप इसमें फॉलो नहीं करते तो आपके लिए एक दूसरा फॉर्म है ITR 2। हो सकता है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, या आपके पास छोटे मोटे किसी कंपनी के शेयर हों, या कहीं डायरेक्टर हों, या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, लेकिन बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए फॉर्म लगता है ITR 2। और फिर तीसरा फॉर्म है जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक ITR 3 बनाया है। और जो बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत सरल प्रणाली बनाई हुई है, जिसे हम प्रेजम्पटिव मॉडल कहते हैं। परसेंटेज बेस्ड इनकम कैलकुलेट होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, जैसे हम एक पर्टिकुलर प्रोविज़न में 44AD में टैक्स करते हैं, इसी तरह से एक प्रोविज़न है जो स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे की है, वो एक परसेंटेज 8% या 6% का प्रॉफिट लगाते हैं, तो उनके लिए ITR 4 लगाया है। तो ये इंडिविजुअल और चेफ वगैरह के लिए सबके लिए ये फॉर्म है। बाकी फॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस कंपनियां फॉर्म वगैरह करती हैं उनके लिए फॉर्म अलग अलग और पर। तो ये 4 फॉर्म हैं। एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी हमारे ये सोचते हैं कि हमारा ऑब्लिगेशन रिटर्न भरने का तब आएगा जब मुझे कोई टैक्स देना हो। ऐसा नहीं है। सरकार ने कुछ ऐसा कानून बनाया है कि आपकी अगर ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, जिसमें कि अगर आपको छूट लेने के बाद टैक्स भी नहीं बन रहा, तो भी आपको एक रिटर्न भरनी है। तो ये रिटर्न भरना एक मैंडेटरी प्रोविजन है, और जो कंप्लायंस करना ज़रूरी है। छोटी सी बात इसमें पूछूंगी, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, सपोज अगर वो ट्यूशन्स करती हैं और सपोज उनकी इनकम इतनी हो गई, तो क्या उनको भी भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी इनकम हो गई और आपको टैक्स बन रहा है तो आपको भरना ही पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कई बार होता है कि कैश में पेमेंट्स होती हैं आपकी, ये सब नहीं, होता फिर वो है, टैक्स की चोरी हो गई। देखिए वो टैक्स क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर हाउसवाइफ हैं तो भी आपको भरना है। नहीं, हाँ, नहीं, रिटर्न सबको भरनी है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रोविजन है वो क्लियर कहता है कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न भरनी है। और ये जब 2.5 लाख रुपए की हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो उसमें ये ध्यान रखने वाला है कि अगर मेरी को कोई छूट मिलती है, जैसे मैंने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, या प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है, या मुझे कोई और डिडक्शन मिली, या मुझे कोई डोनेशन के नाम की डिडक्शन मिली है,
उससे पहले मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर वो 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो मेरे रिटर्न भरने का ऑब्लिगेशन बन जाएगा और वो भरना है सभी को। जी। तो जिसको भी अगर ये मिलती है, जैसे आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी की इनकम आपको जो बेनिफिट निकालने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद वो काउंट नहीं करनी है, तो आपको वो रिटर्न भरनी जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक नागरिक को टैक्स रिटर्न को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि मुझे कोई एक सरकार का ऑब्लिगेशन है, वो तो एक समाज ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने आप को एक पिछले वर्ष का लेखा जोखा चेक करने के लिए कि भाई मैंने क्या किया, अदरवाइज तो आपको समय ही नहीं मिलता। तो आप टोटल कैलकुलेट करके लगाएंगे कि देखिए, जैसे आप हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, ट्यूशन की अगर वो करती हैं तो वो भी तो हिसाब लगाएंगे ना कि भाई मैंने पिछले वर्ष में कितने बच्चों को पढ़ाया, कितनी मुझे फीस आई, वो मेरी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से कितनी बनती है, कितने वो बनती है, तो वो उसका लेखा जोखा तो बनाना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और कई सबक भी सीखने पड़ेंगे उससे। तो आजकल डिजिटल युग है, तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं रिटर्न फाइल करने से पहले? देखिए सोनिया, एक तो बात यह है कि सबके लिए डिजिटल फाइलिंग मैंडेटरी है। केवल एक 80 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको एक छूट है, तो इसका मतलब 99.99% लोगों को आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि अब जो पेपरलेस रिटर्न है, आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगाने होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी होती है। देखिए, सरकार ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। अभी सर ने एक बात बताई कि खाली इनकम वालों को रिटर्न नहीं भरनी। इस साल प्रोविजन क्या आ गया, अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है या आपने विदेश में ट्रैवल किया 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऑफकोर्स वो अगले साल के लिए आएगा, लेकिन इस साल भी अगर आपका विदेश में कोई खाता है या आप किसी विदेशी खाते के बेनिफिशियरी हैं, आपकी चाहे 1 पैसे की इनकम ना हो, आपको रिटर्न भरना जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी, आपको भरना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट लेस रिटर्न है, और सिंपल ITR 1, 2, 3, 4 में कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाते हैं। 5, 6, 7 जैसे कंपनी के केस में तो बैलेंस शीट जाती है अपलोड होकर, बाकी में आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको देनी है और एक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, इस बार चेंज किया है CBDT ने, 12 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन दिया 2019 को। सैलरीड एम्प्लॉयज़ क्या करते थे कि आप अपनी बस एक सैलरी लिख दिया, टोटल सैलरी लिख दिया। अब ऐसा नहीं है, आपको सैलरी अलग बतानी है, आपको अलाउंसेज अलग बताने हैं, आपको परक्यूजर्स अलग बताने हैं। उसके बाद जो आपको ATC में छूट लेनी है, उसके भी आपको अलग सेक्शंस बताने हैं कि मैंने ATD में कितनी ली, ATC में कितनी ली, 10 और मेरे जितने मेरे अलाउंसेज हैं 1013A के, उसकी डिटेल भी आपको अलग अलग देनी है। और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज TDS रिटर्न में भी किया है जो एम्प्लॉयर भर रहे हैं। देखिए, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी TDS रिटर्न फाइल की और जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दी थी, और जब आपने रिटर्न फाइल की, अगर वो मैच नहीं करेंगी तो आपको एक डिमांड जरूर आ जाएगी, या आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी पर्टिकुलर देनी है। तो CS का काम अब कम हो गया है क्या, क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न आप फाइल करते हैं, कोई घर में बैठ के अपने आप भी कर सकता है, जैसे कोई अकाउंट ही बनाना हो, फेसबुक पे बनाना हो, तो इतना आसान, ऐसा कहा जाता है कि इतना आसान हो गया है रिटर्न फाइल करना। देखिए, नहीं, और उसके साथ ये तो खैर मजाक वाली बात है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स रिडीम किए हैं आपने और उसमें अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का गेन हो गया है, तो फिर अब कैपिटल गेन टैक्स भी आपको करना पड़ेगा और वो भी ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए तो खैर CA की ज़रूरत ही पड़ेगी। नहीं, मैं आपको दोनों चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। क्या है कि ऑनलाइन फाइल करने का मतलब ये होगा कि जो आप मैनुअली करते थे वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और जैसे सुनील जी कह रहे थे कि देखिए, क्या है कि ऑनलाइन आने के बाद सरकार ने उसके इतने ज़्यादा डिटेलें लेनी मांगनी शुरू कर दी हैं, जो मुझे लगता है कि साधारण टैक्स पेयर के लिए अपने आप में उस प्रोविज़न को समझना और भरना आसान काम नहीं है। और गलती होने पर, क्योंकि कंप्यूटराइज है, तो 1 मिनट में वो गलती आपकी डिटेक्ट हो जाएगी। बहुत सारी रिटर्न, डिजिटल रिटर्न में अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होती है कि एक जगह भरते हैं तो आप दो जगह उठ के आती है। तो उसके लिए आपको पहली बात तो पहले आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए। फैक्ट्स होने के बाद आपके डिटेल्स, उसके बाद आपको सारे प्रोविज़न पता होने चाहिए कि किस प्रोविज़न में कौन सी इनकम कहाँ जाएगी, कौन सी छूट मिलेगी आपको, और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो ये एक साधारण टैक्स पेयर मुझे नहीं लगता कि भर पाता है, कर पाता है। तो इसलिए किसी न किसी एक टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और जब टैक्स एक्सपर्ट की बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स में अपने आप में एक्सपर्ट हैं सारे, तो दे कैन डू बेटर ऑन दैट यू। अब आपका रहा म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अब की बार सरकार ने क्या किया है कि कैपिटल गेन के बारे में पहले तो आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन लिख देते थे कि मेरी इनकम ये आ रही है कैपिटल गेन से। अब का रिटर्न फॉर्म के अंदर कंप्लीट डिटेल मांगी जा रही है। और पिछले साल एक प्रोविजन अमेंड हुआ था कि जिसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था, पहले एग्जम्प्ट होता था, तो उसमें म्यूचुअल फंड के भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होते थे, अगर वो 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग के बाद बिकते तो एग्जम्पशन थी। तो लास्ट ईयर वो अमेंडमेंट हो गई और ये कह दिया गया कि 1 लाख रुपए तक की इसकी एग्जम्पशन मिलेगी, और एक वो सनसेट क्लास लगाई हुई है उसके लगे कि जो लास्ट टाइम के लिए देने के लिए। तो अब अगर कोई पिछले साल में आपको म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के बाद
1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर उसमें बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। 10% का टैक्स रेट लगता है उसके ऊपर, लेकिन आपको उसको इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसकी डिटेल सारी भरनी पड़ेंगी कि कब आपने इनमें निवेश किया था, कब आपका इनकैश हुआ, कितना अमाउंट निवेश किया, कितना अभी आपको मिला, उसके ऊपर कितना आपका कैपिटल गेन बनता है, कितनी आपकी एग्जेम्पशन बनती है, वो आपको सारी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। अगर कुछ और फॉर्म्स की बात की जाए तो फॉर्म 26 AS है जैसे, और अगर जैसे टैक्स पासबुक इसे कहा जाता है, अगर फॉर्म 16A इनमें अगर आपको लगता है कि कुछ अमाउंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, एरर है, तो फिर आप क्या करें? देखिए, मैं पहले तो जैन साहब ने जो बोला उसमें एक एड ऑन कर देता हूँ। जो 1 लाख का कैपिटल गेन वाली बात है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। अगर मेरा कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम है तो वो तो टैक्स से माफ है, तो मुझे फॉर्म कौन सा बनना है? तो आपको ITR 2 फॉर्म बनना है, क्योंकि आपको डिटेल देनी है। पहले तो एग्जाम्प्ट इनकम हुआ करती थी, एग्जाम्प्ट इनकम तो आप ITR 1 में दे सकते हैं, लेकिन ITR अब क्योंकि वो एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, 1 लाख की छूट तो है पर एग्जाम्प्ट नहीं है वो, तो आपको डिटेल पूरी ITR 2 में देनी पड़ेगी जैन साहब। जहाँ तक 26 ईयर्स की बात है, देखिए 26 ईयर्स का जो आपके जनरेट होता है फॉर्म, वो फॉर्म होता है जो लोग आपका टैक्स काटते हैं, जो आपको इनकम दे रहे होते हैं। और इनकम जो आप ले रहे होते हैं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा, और 16 आपको TDS का सर्टिफिकेट और सैलरी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। मैं जैसे पहले बताया था, एक नोटिफिकेशन था 12 अप्रैल का, उसमें सरकार ने कहा कि आपकी जो मिसमैच नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, 26 ईयर्स में जो आपकी इनकम और टैक्स आ रहा है वही आपका 16 आना चाहिए। इसके अलावा सैलरी के अलावा भी अगर आप बाकी आप प्रोफेशन में, आप प्रोफेशनल्स हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका कहीं TDS काट लिया, इनकम आपके पास आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनकम आपकी जरूर मैच होनी चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले लोगों को करना ये चाहिए कि 26 AS को ही डाउनलोड करो, क्योंकि वही आपकी जन्म पत्री है। वो जन्म पत्री ऐसी है जो दूसरे ने लिख के भेजी है आपको, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसमें देखिए कि आपकी कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन से आपके टैक्सेस हैं, वो इनकम आपकी मैच होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम नहीं होती, आप किसी ने गलती से आपका पैन नंबर डाल दिया और आपकी तो इनकम ही नहीं है। तो आपका काम ये बनता है कि आप तुरंत उसको कॉन्टैक्ट कीजिए, जिस उसका टैन नंबर से आपको पता चल जाता है कि किसने आपका TDS काटा है, जमा करवाया, और उसको कहिए कि रेक्टिफाई कीजिए भैया, नहीं तो टैक्स तो मुझे देना पड़ रहा है। तो लोगों को सबसे अच्छी सलाह तो ये है कि सबसे पहले काम ये कीजिए, आप जब भी लॉगिन करें अपना 26 AS डाउनलोड कर लीजिए और देखिए जो टैक्सेस मैंने जमा करवाए हैं या जो TDS या जो इनकम मेरे नाम से आ रही है वो वास्तव में मेरी इनकम है कि नहीं है। लोग जनरली गलती कहाँ करते हैं सोनिया, जैसे आपने मान लो प्रॉपर्टी की सेल परचेज की, नियम है कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की तो बायर आपका 1% TDS काट लेगा। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं किसी को पता तो है नहीं, तो कैपिटल गेन क्या दिखाना। तो ध्यान रखिए, उसने आपका टैक्स काट रखा, अगर आपने नहीं दिखाया, मिसमैच हो गया, तो आपको टैक्स भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो 26 AS तो आपकी जन्मपत्री है, कुंडली है, उसको नहीं भूलना आपको कभी भी। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर TDS मेरा डिडक्ट हो ही रहा है तो मैं ITR क्यों फाइल करूं? मतलब बहुत कॉमन ये एक थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे बदलना चाहिए सरकार को, और किस तरह से उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि ये ज़रूरी है फाइल नहीं, करना? देखिए, रिटर्न भरने का ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है, लॉ के अंदर मैंडेट करते हैं। TDS कटने का मतलब है आपने टैक्स पे कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आपने रिटर्न भरनी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिस भी व्यक्ति की इनकम अगर वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड करती है, उसको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। अगर आज की डेट में अगर वो रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर एक पिनल प्रोविज़न है। अगर जैसे 31 जुलाई और जब 31 अगस्त हो गई और वो रिटर्न नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी आ जाएगी, और वो 31 दिसंबर को तक नहीं भरेंगे तो 10,000 रुपये की पेनल्टी आ जाएगी। हालांकि जो 5 लाख वालों तक पेनल्टी 1,000 रुपये रखी हुई है। तो अगर सपोज कीजिए मेरी इनकम है आज की डेट में 5 लाख रुपये की, उसके ऊपर 12,500 रुपये अगर सपोज करो मैं 5% के हिसाब से कोई टैक्स बनता है और मेरा TDS कट के जमा हो गया है, तो ये नहीं कि मुझे रिटर्न नहीं भरनी है, मुझे रिटर्न फिर भी भरनी है। रिटर्न अभी भी भरनी है। अगर आपने टैक्स ज़्यादा किया है, कम किया है और पूरा कटा हुआ, इररिस्पेक्टिव आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति को, और अब जैसे सोनी जी कह रहे थे, अब इन्फॉर्मेशन सरकार के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी देता है, वो आपका टैक्स काटता है और वो बिल्कुल आपकी सारी डिटेल बताता है कि भाई आपने कितनी, मैंने इसको सैलरी दी है, बेसिक दी है, कितना इसको हाउस रेंट अलाउंस दिया है, कितना मैंने इसको कोई और DNS अलाउंस दिया है या कोई यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है, वो सारी डिटेल बन के आती हैं। एक कार मोटर कार दी है तो उसकी वैल्यू कैसे करें, और जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको उससे मैच करना है। इसी तरह से आपको कोई सेविंग बैंक अकाउंट है या कोई फिक्स डिपॉजिट का बैंक में अकाउंट है तो वहाँ भी डिटेल्स, अगर आपका कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है तो वहाँ भी बैंक आपका TDS काटता है, वो भी TDS की डिटेल आपके 26 AS में आती है। तो 26 AS सरकार का कहना है कि आप रिटर्न भरने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए साहब ये आपके बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो
अब ये जैसे होता था पहले, बैंक अकाउंट उठा के आप रिटर्न भरते, तो आप 26 ईयर्स भी एक आपका एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी भरने लगेगा वो रिटर्न, तो उसको देखना चाहिए कि भाई ये सरकार ने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई है मुझे, उसके बेसिस पे मेरी इनकम क्या बनती है, अगर उसमें कोई गलती है तो ठीक कराई जाए, और जो नहीं है तो उसे ठीक कराया जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 26 ईयर्स में कम है और आपकी इनकम ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा दिखानी है। ये नहीं है कि 26 ईयर्स में इनकम कम है तो आप कम दिखा के निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा, क्योंकि वो 26 ईयर्स कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होता रहता है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये नहीं है कि स्टैटिक एक बार आ गया 1 साल का, तो नहीं है, वो हर डे टू डे बेसिस पे अपडेट होता रहता है, तो उसकी भी बहुत बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो नागरिक का फर्ज यह है कि भाई अगर इनकम आपकी 2.5 लाख 2,50,000 रुपये से ज़्यादा आ रही है तो आप उसको रिटर्न भर दें। और एक और है, डिजिटल होने के बाद एक बहुत आसान काम हो गया है, आपको घर बैठ के भरनी है या किसी प्रोफेशनल के पास जाके भरवा देनी है रिटर्न, और फिर आपको प्रोसेसिंग होके आपके पास आ गई। अब प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट हो गई है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, और जो शायद कुछ सरकार का डाटा भी इस बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कितने लोगों के टैक्स कट जाते हैं, DTS जिसे कहते हैं, वो रिटर्न नहीं भरते। मेरा कहना है वो 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक, उसमें हो सकता है कि जो टैक्स कटा है वो कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो सरकार पकड़ लेगी तो आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन कर सकती है। दूसरे, आपका टैक्स जो कटा है वो ज़्यादा है और आपकी इनकम कम बनती है, तो फिर आप क्यों रिफंड छोड़ना चाहते हैं? आप रिटर्न भर दीजिए और आपको रिफंड मिलेगा। और आज की डेट में 1 महीने 2 महीने में आपके यहाँ रिफंड का चेक आता है बन के। तो जिन लोगों के भी टैक्स कटे हुए हैं वो भी रिटर्न भरें, जरूर भरें। चीज़ें काफ़ी बदली भी हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ITR फाइलिंग में हम कर देते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। इसकी अब डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सुनील साहब, आपसे पूछूंगी कि अगर TDS डिडक्ट हो गया है लेकिन सरकार को जमा नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो फाइल कर रहा है अपना ITR, उसके लिए किस तरह का सिचुएशन है ये सोनिया बड़ी समस्या है, और जेट एवरेज में समस्या हुई थी। तो अब आप एम्प्लॉई हैं, आपका TDS तो काट लिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने जमा नहीं किया या किसी ने जमा नहीं किया, तो आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एक सेक्शन है 205 इनकम टैक्स एक्ट में, वो ये कहता है कि अगर आपका टैक्स काट लिया और उसने जमा नहीं करवाया तो आप उसका रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आप असेसिंग डिफ़ॉल्ट नहीं माने जाएंगे, हम आपसे रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाना पड़ेगा विद ऑल द प्रूफ्स कि साहब देखो, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा TDS काट लिया है लेकिन उसने जमा नहीं करवाया है, तो आप मेरे को असेसिंग डिफ़ॉल्ट ना बनाओ। तो एक रिलीफ दिया है सरकार ने, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा टैक्स तो आ गया होगा क्योंकि मैंने तो कटवा लिया था, और वहाँ पर आता नहीं है, डिमांड आपके पास आ जाती है, फिर आपको रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप 26 ईयर्स देखिए, आपका अगर टैक्स जमा नहीं हुआ है और आपके पास प्रूफ है कि आपका टैक्स कटा है, तो आप कमिश्नर के पास जाइए और उससे एक रिलीफ ले लीजिए कि साहब मेरा टैक्स इसलिए काट लिया था, उसने जमा नहीं करवाया। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा था कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं आजकल, देखिए लोगों को गलतफहमी क्या है, जैसे जैन साहब ने कहा कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि आपको सब लोग देख रहे हैं। आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इतनी एडवांस है, आप जब डोमिनोज को फ़ोन भी करते हैं ना, तो उसको पता है कि आपने कब कब पिज़्ज़ा मंगवाए थे, कौन सी आपका खाने का आपका शौक है। तो ऐसी सरकार को पता है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम है, क्योंकि आप ये देखिए, आपका पैन, आधार और मोबाइल, ये जो तीनों चीज़ें लिंक हुई हैं धीरे धीरे, इसने सरकार की ज़िंदगी को तो बड़ा आसान कर दिया, लेकिन हमारी ज़िंदगी को बहुत कठिन कर दिया। 26 ईयर्स है, फिर AIR से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी तक क्या था, पर कठिन क्यों माना जाए इसको? तो ये अच्छी बात है कि अगर बहुत ट्रांसपेरेंट है तो एटलीस्ट अब चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट हो गई हैं। लोग ट्रांसपेरेंट होना नहीं चाहते हैं ना, लोग पर ट्रांसपेरेंट होना कहाँ चाहते हैं? बदल तो रहा है। समय बदल रहा है, तो लोगों को ये बात को सीखना पड़ेगा कि अब समय बदल रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास है, तो जब आप रिटर्न भरें तो इसको आप मजाक ना समझें। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आपको ऑब्लाइज्ड है, यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। आपको टैक्स है नहीं है, क्योंकि सरकार ने आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी है, सरकार उस डाटा को ट्रैक करना चाहती है, तो ये बड़ी जरूरी है। और देखिए, एक सरकार ने चतुराई क्या की है इस बार, पैन को आधार से लिंक किया है। आपको पता है हमारे यहाँ टोटल असेसी है 7 करोड़, पैन है 45 करोड़ और आधार है 100 करोड़ से ज्यादा। तो जब आप बड़े बेस को लेके चल रहे हैं अब कि आधार से एक बार पैन सारे लिंक हो जाए, उसके बाद फिर आधार आपका सब हो जाएगा। जैसे आप आधार को क्योट करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएंगी। और अगर पैन नहीं है और सिर्फ आधार है तो नहीं, वही तो। अब इसमें एक चतुराई है, सरकार ने कह तो दिया कि आप आधार भर दीजिए
और पैन की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जो एक्ट आया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही आप आधार से रिटर्न भरेंगे पहली बार, सरकार आपको ऑटोमेटिकली पैन अलॉट कर देगी। तो एक स्टेज क्या आ जाएगी कि हम पैन के जो रिजीम है उससे आधार के रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम एक बिगर रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आधार में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, आपकी सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन है, आपकी ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन है, आपके खर्चों की इन्फॉर्मेशन है। देखिए सरकार खाली इनकम पर नजर नहीं रख रही है, उनका शिफ्ट है, गियर शिफ्ट किया है। अब वो एक्सपेंडिचर पर नजर रख रहे हैं। वो कंपेयर करेंगे कि साहब आपने खर्चा तो कर दिया 15 लाख रुपए और आपकी जो इनकम है वो है 5 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए का डिफरेंस कैसे है? कहते हैं ना हमारे यहाँ पे जितनी गाड़ियां बिकती हैं 10 लाख से ऊपर, इतने लोग तो एसएससी भी नहीं है जो 10 लाख से ऊपर रिटर्न दिखाते हैं। तो ये एक जो विदेश यात्रा कितनी करते हैं लोग, तो ये प्रोविजन आ गया कि 2 लाख से ज्यादा अगर आपने खर्चा किया, आपने खुद पे किया हो, आपने किसी और पे किया हो, आपको रिटर्न भरना जरूरी है, तो वहां पकड़े जाएंगे। जब आप पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं तो सरकार पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन विदेश गया, तो इसकी एक्सपेंडिचर किसने की है। तो दोनों चीज़ों को सरकार कर रही है ट्रैक, इनकम को और एक्सपेंडिचर्स को, क्योंकि बेस बढ़ाना है। हमारे यहाँ बेस बहुत कम है, अभी तक 7 करोड़ एसएससी हैं और हर साल हम ऑलमोस्ट 1 करोड़ एसएससी अब जोड़ रहे हैं। लेकिन ये काम जो हुआ है पिछले 4-5 सालों में हुआ है। 2013-14 में तो कुल 3.5 करोड़ एसएससी थे हमारे पास में। तो दोनों चीज़ों को हम ट्रैक कर रहे हैं। वैसे साहब कोई और कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए? नहीं, देखिए मिस्टेक से बचने के बारे में जो एक मन में भ्रांति होती है कि कई बार कि पहले तो कि मेरी इनकम के बारे में सरकार को नहीं पता या पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो एक भ्रांति को निकाल देना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों साइड से है कि इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है आज की डेट में, तो जो कर रहे हैं वो वर्किंग है। तो एक टैक्स पेयर को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सरकार को नहीं पता लगेगा, तो भ्रांति को निकाल देना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि जो गलती जो कॉमनली टैक्स पेयर में होती हैं कि जब आप भरने लगते हैं तो आप थोड़ी सी नेग्लिजेंस करते हैं उसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सैलरी की रिटर्न है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक फॉर्म 16 दिया है, तो वो आपके लिए एक बाइबल होना चाहिए कि आप उसको जो इनकम दिखाई है बिल्कुल एग्जैक्टली उस इनकम को दिखाएं। कम दिखाएंगे तो आपको तकलीफ आ जाएगी। दूसरा, हर व्यक्ति का कोई ना कोई बैंक अकाउंट है तो हम उस समय परवाह नहीं करते कि हमारे बैंक अकाउंट कितने हैं, कहाँ हैं। तो आपने वो बैंक अकाउंट इधर उधर बनाया तो वो फिर जो इंटरेस्ट है, इनकम है, अगर आपने नहीं डिक्लेयर की तो वो गलती हो जाएगी। कभी कभी क्योंकि साधारणतः जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जिनके बिजनेस नहीं है तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते हैं। कहीं आपने निवेश कर दिया, कहीं किसी को पैसे किसी को दिए हुए हैं जिसके ब्याज की इनकम कोई आ गई, कोई और गेन आ गया, वो आपके ऊपर टैक्सेबल हो गया। तो ये गलतियां होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पूरे वर्ष का अपना पूरा इस डिटेल निकाल के बनाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई मैंने कहाँ निवेश किया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी छूट मिलती हैं जो हम बहुत सारे भूल जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो डोनेशन देते हैं और डोनेशन की ATG में रिबेट मिलती है, डिडक्शन मिलती है, तो आपके पास रसीद भी है, तो आपके रसीद पर लिखा होता है कि मंदिर को एग्जम्पशन है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और करने के लिए। इसी तरह से आपको मेडिकल के नाम की भी रिलीफ मिलती है, जो इंश्योरेंस की आपकी इंश्योरेंस अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराया है या कोई आपको स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं जिसके नाम की मिलती हैं। कुछ आपको मिलती हैं कि जो आपने अगर कोई वो स्कॉलरशिप लोन वगैरह लिए हुए हैं एजुकेशन वगैरह के लिए, उसके नाम की रिलीफ मिलती है, तो वो भी आपको डिडक्शन सारी क्लेम करनी है। मैं सिर्फ इंडिविजुअल के एंगल से बता रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को रेंटल इनकम के बारे में, आपके पास घर है, आपने एक कमरा किसी को किराए पे दे दिया और आपने उसके किराए पे ले रहे हैं, आप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो गलती हो जाएगी, तो आपको डिक्लेयर करनी है। जब इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई छूट भी है, 30% की स्टैंडर्ड की छूट मिलती है। रेंटल इनके ऊपर जो आप म्युनिसिपल टैक्सेस देते हैं उसके अलग से एक छूट मिलती है, तो आप उस छूट को भी क्लेम कर सकते हैं। तो कहना यह है कि गलतियां जो साधारणतः होती हैं, इसके अलावा जब आप रिटर्न भरने के लिए जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कॉलम देने के लिए, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे अभी इस साल एक प्रोविजन आ गया कि आपके पास किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर हैं, लिस्टेड है वो नहीं है, क्योंकि लिस्टेड का सरकार का मानना है कि हम आपको शायद वो लिस्टेड कंपनी की डिटेल से मिल जाती है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल देनी है। उसका पैन भी शायद देना है, उसका पैन भी देना है जिस कंपनी का निकालना देना है। आसान नहीं है। आसान नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि आपको बताना है कि 1 अप्रैल को आपके पास कितने शेयर थे, आपने नए कितने खरीदे, कोई बेच दिए तो कितने बेचे और बैलेंस कितने बचे हुए हैं। तो ये अपना आप में एक बहुत अच्छी बड़ी डिटेल है। इसी तरह से आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको डिटेल देनी है कि किस किस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, तो आपको उसका रेफरेंस देना है। जिस कंपनी में आपके शेयर हैं तो आपको उसका पैन नंबर भी आपको बताने की, डिटेल देने के बराबर। आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं, आपका कोई और एसोसिएशन है, आप AOP है या अगर वो भी आपको सारी डिटेल बतानी है। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में लोगों में मिथ है कि मेरी एग्जम्पशन है और एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर नहीं होती है। जिन लोगों की रिटर्न भरी जाती है उनके लिए मैंडेटरी है वो एग्रीकल्चर इनकम को डिक्लेयर करें। जैसे मैंने कहा ना, ITR 1 फॉर्म उनके लिए है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, ज़्यादा है तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर को भी हम टैक्स रेट पर्पज़ के लिए इंक्लूड करते हैं।
तो वो उस इनकम को भी वहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है कि कितनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम आई है, तो वो भी आपको वहाँ बताने की ज़रूरत है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हम बताते हैं। जो हमारा स्टेटस है वो हमारा बताना है कि मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ या मैं इंडिविजुअल हूँ, वो बताना है। मेरी ये रिटर्न पहली भरी है, कोई गलती रिवाइज करने की कोई ऑप्शन वो तो नहीं है, वो भी आपको बताना है कि भाई ये फर्स्ट मैंने रिटर्न भरी है। पैन और आधार के बारे में भी बता दूं, जिन लोगों के पास पैन है उनको पैन भरना मैंडेटरी है। इस बजट से थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे मैं आधार भर दूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि जिनके पास पैन है उनको पैन ही भरना है। सिर्फ ऑप्शन ये है कि पैन नहीं है तो आपको आधार भर देंगे तो आपकी रिटर्न आज एक्सेप्ट हो जाएगी। रिटर्न एक्सेप्ट होने के बाद आपको इमीडिएटली पैन अलॉट होकर भी आ जाएगा, आपको सेपरेट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो फिर अगली बार से फिर पैन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये भी बहुत क्लैरिटी रखने की जरूरत है कि पैन वाले को पैन से ही रिटर्न भरे, आधार से नहीं भरेंगे। जिसका पैन नहीं बन रहा है वो इस बार आइडिया। और एक और जो अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट है कि टैक्स पेयर के लिए, कि जब आज की डेट में कोई स्पेसिफाइड आप ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं तो आपको पैन कोड करना जरूरी होता है। जिनके पास पैन नहीं होता तो उनके पास ऑप्शन था, पहले वो एक डिक्लेरेशन दे देते थे कि भाई मेरे पास फॉर्म पैन नहीं है, फॉर्म 60 हम कहते थे। अब वो बजट अमेंडमेंट हो गया 1 सितंबर 2019 के बाद, अब उनको आधार देना पड़ेगा। और आधार जैसे ही देंगे आप तो सरकार के वो डेटाबेस में कैप्चर हो जाएगा। और आप वैसे तो सरकार उसके बेसिस पे आपको पैन अलॉट नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न भरेंगे तो आपको वो पैन पे आ जाएगा और आपके 26AS में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक और सरकार की बहुत अच्छी स्कीम जो इस बजट में अनाउंस हुई है, जो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल हो जाएगी। सरकार का कहना है कि हम आपका सारा पूरा डाटा इकट्ठा कर लेंगे 360 का, और हम आपको हर ट्रांजैक्शन के बारे में साल ख़त्म होने के बाद आपको बताएंगे आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी है। और आप ITR भरने लगेंगे तो आप उस डाटा को डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो मीनिंग देयर भाई आपको अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी है जो ठीक नहीं है वो करेंगे, लेकिन वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो वो भी सरकार कह रही है कि आपकी रिटर्न भरना भी बहुत आसान हो प्रीफिल इन्फॉर्मेशन आएगी। बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए आपसे कि अगर नौकरी बदली है किसी ने और डिडक्शंस हो चुके हैं और कोई अदर टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो सारे वो ले चुके हैं, और साथ ही अगर उनकी लीव एनकैशमेंट भी हुई है तो वो कई बार वो इग्नोर कर जाते हैं या उसको ओवररूल कर जाते हैं, क्या वो पकड़ में आएगा? नहीं, अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिला है तो लीव एनकैशमेंट की 3 लाख की छूट जब भी मिलती है जब रिटायरमेंट पे जाते हैं। अच्छा। अगर आपने बीच में लिया तो वो टैक्सेबल होता है। और जो लोग नौकरी बदलते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो पिछले एम्प्लॉयर की डिटेल देते ही नहीं है नए एम्प्लॉयर को। तो फिर वो भी क्या करता है 2.5 लाख की छूट दे देता है आपको, आपकी डिडक्शन भी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो पेनल्टी और ब्याज के साथ में आपको डबल पड़ता है जाके। तो अगर आपने नौकरी बदली है तो जनरली सैलरीड एम्प्लॉय बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप जो पुराना फॉर्म 16 है उसको अपने नए एम्प्लॉयर को बताएंगे और जो उसकी टैक्स है और जो इनकम है, ताकि वो जो टैक्स कैलकुलेट करे TDS के लिए उसको इंक्लूड कर ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि देश की तरक्की में भागीदार होने के लिए आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है और बहुत आसान है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए राज्यसभा TV।